प्रदीप बारात लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। विदाई के बाद पूरे 8 घंटों का सफर है। अपने साथ कभी जरूरी चीजें रख ली थी ना तुमने। सबसे पहले हमारी पुश्तैनी हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। वहां पर कुछ दिन रहकर रस्में पूरी करनी है। उसके बाद अपने गौरीपुर वाले घर लौट आएंगे हम सब। हाँ बाबा, सब रख लिया है मैंने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मालती अपने ससुराल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। प्रदीप की पुश्तैनी हवेली, शाही रस्में, गृह प्रवेश, सब एक सपने की तरह लग रहा था उसे। लंबा सफर करके वह अपने गांव पहुंच चुके थे। वाओ, कितना सुंदर है ये सब। यहाँ तो सब हवेलियाँ ही नजर आ रही हैं। रुको रुको, प्लीज मुझे अंदर जाकर देखने दो ना। मालती ने गाड़ी रुकवाई और दौड़ते हुए एक सुनसान सी हवेली का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गई। मालती के उस सुनसान हवेली के आंगन में पैर रखते ही पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ आसमान की ओर उड़ गए और बाहर आंगन में लगा झूला एकाएक खुद से ही हिलना शुरू हो गया। क्या करती हो तुम? ऐसे कहीं भी नहीं चले जाते हैं, भूलो मत। तुम नई दुल्हन हो और ये हवेली नई खंडहर है। कोई नहीं रहता यहाँ, आगे से यहाँ आना नहीं। अभी चलो। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या तुमने? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बस थोड़ी देर के लिए ही तो आई हूँ। मालती को जिद पर अड्डा देखकर प्रदीप भी थोड़ी देर रुक जाता है और उसे लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी उसकी हवेली की ओर चल पड़ती है। मीना, जल्दी से फूलों के थाल, आरती और कलश लेकर आओ, बहू रानी आ गई है। प्रदीप की माँ बहू मालती का जोरदार स्वागत करती है और उसे कलश पैरों से नीचे गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती है। मासा की बात सुनकर मालती कलश को एकटक घूरने लगती है और फिर अपने बाएं पैर से कलश को उल्टी दिशा में गिराती है, जिससे चावल घर से बाहर की ओर बिखर जाते हैं। ये क्या मूर्खता है बहू, अपशगुन कर दिया तुमने। बहू लक्ष्मी होती है और चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कलश को दाएं पैर से अंदर की ओर गिराते हैं ताकि लक्ष्मी घर में सौभाग्य लेकर प्रवेश करे, और तुमने घर की सुख समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उल्टी दिशा में कलश कौन गिराता है? अब मासा जाने दो ना, गलती से हो गया इससे। ऐसी गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करेगी। ये लंबा सफर करके थक गई है, इसे आदत नहीं है ना लंबे सफर की। प्रदीप के बचाव करने पर मासा चुप हो गई थी, लेकिन प्रदीप के कमरे में अंदर जाते समय मालती का रेखा को देखकर मुस्कुराना उसे बहुत अखर गया था। जिस तरह से मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए ये लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई है, इसे देखकर साफ पता चलता है इसने वह कलश गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे गिराया है। लेकिन बहू ऐसा क्यों करेगी? रह रहकर रेखा के मन में बार बार बहू मालती की वो रहस्यमयी सी हंसी और कलश का गिराना घूम रहा था। अगले दिन सुबह प्रदीप, तुम जाओ, जाकर पंडित जी को लेकर आओ, कुछ रस्में करानी है, और बहू को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। प्रदीप मालती को तैयार होने के लिए कहकर पंडित जी को बुलाने चला जाता है। अरे मैंने इस प्रदीप से कहा था कि बहू को जल्दी तैयार होने को कहो, और यहाँ 2 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। रेखा बहू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक जाती है। अंदर से मालती के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखो कोई आ जाएगा, अभी तुम जाओ। यहाँ हर समय कोई ना कोई मुझ पर नजर रखे रखता है। वैसे भी वो बुढ़िया बहुत घूरती है मुझे। ये प्रदीप तो घर से बाहर गया हुआ है, बहू बात किसके साथ कर रही है? रेखा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ सोचे वो दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी तो मुझे बातें करने की आवाज आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? रेखा सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और मालती अपनी साड़ी सही करती हुई बाहर आती है। अच्छा, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बाथरूम में थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। इससे सीधे सीधे पूछने का मतलब है ये साफ मना कर देगी। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। रेखा को बहू मालती पर शक हो गया था और अब वह सारी बातें खुलकर जानना चाहती थी। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई और सभी गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त हो गए।
अगले दिन मालती, ये कैसी महक है हमारे कमरे में। मुझे तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। सर भारी हो रहा है, लगता है अभी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। प्रदीप ने देखा कि मालती के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वह बात कहते हुए एक बार भी प्रदीप को आंखों से नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह लगातार अपनी लट को उंगली में फंसाकर खुद में खोए हुए गुनगुना रही थी। मालती, मालती कहाँ खोई हुई हो? प्रदीप के जोर से पुकारने पर मानो मालती होश में आ गई थी। कुछ हुआ क्या अभी? प्रदीप को मेघा कुछ असामान्य लग रही थी, लेकिन अभी उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, एक कप चाय बना दोगी प्लीज? सर दुख रहा है। मालती रसोई में जाती है और रसोई में खड़े प्रदीप के बड़े भाई को अपनी लाल लाल आंखों से अजीब तरह से देखने लगती है। क्या बात है मालती, तुम ठीक हो? मालती धीमे कदम बढ़ाते हुए राहुल के नजदीक पहुंच जाती है, जिससे राहुल बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। यह लो, कुलदेवी का प्रसाद है। मैं यही देने के लिए यहाँ आया था। राहुल प्रसाद जैसे ही मालती के हाथ से छुआता है, वह एक दोहरी सी आवाज में चीख कर वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने से मालती रसोई में आ रही है, लेकिन इस बार जेठ को रसोई में देख उसने पल्लू से सर ढक लिया था। माँ, आपको यह लड़की कुछ अजीब नहीं लगती? कभी पल्लू ठीक करती है, कभी आकार चिपकने लगती है। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। राहुल अपनी माँ को रसोई में हुई घटना बताने लगता है। एक नंबर की चरित्रहीन लड़की पल्ले पड़ गई है हमारे छी। तुझे आकर छूने की कोशिश कर रही थी। नई बहू की इस हरकत को जानकर मालिनी के पैरों तले जमीन सरक गई थी। पहले मैंने इसे कमरे में किसी से बात करते सुना और अब ये घाटना। कैसी सड़क छाप लड़की आ गई है इस घर में। मुझे नजर रखनी होगी इस पर, वरना खानदान की नाक कटवा देगी ये लड़की। आधी रात का समय था। रेखा को अपने कमरे में ठंडक का एहसास होने लगता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। खिड़की की ओर नजर डालने पर एक साया कांच के उस ओर से गुजराता हुआ नजर आता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? रेखा बिस्तार से उतरकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है मालती तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही है। कहाँ से आ रही है इतनी रात में? आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? रेखा अब हर समय बहू मालती पर नजर रखने लगी थी। मेम साहब, चूड़ी वाला आया है। आपने नई दुल्हन के लिए राजस्थानी चूड़ा मंगवाया था क्या? मालती जाओ, पसंद कर लो चूड़ा। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मालती सीढ़ियां उतरती हुई रेखा के पास आती है। माँ साहब, आपने बुलाया? मैं जरा बाथरूम में थी। अभी तो तुम चूड़ा लेने गई थी ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी जल्दी तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर वापस कैसे आ गई? मैं तो अभी आ रही हूँ ऊपर से। रेखा दौड़ते हुए बाहर आंगन की ओर जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या था? उसी रात माँ, मैं एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, कल लौटूंगा, अपना ख्याल रखना अपना। प्रदीप के जाने के कुछ देर बाद रेखा को मालती के कमरे से किसी की मर्दाना आवाज सुनाई देने लगती है। रेखा बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखती है। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि रेखा के पांव अपनी जगह पर जम से गए। अंदर कमरे में सिर्फ मेघा थी और वो हवा में झूल रही थी। उसके बाजू में रखी आराम कुर्सी लगातार जोर जोर से हिल रही थी। मालती के मुंह से एक भयानक सा स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे औरत और आदमी की आवाज एक साथ सुनाई दे रही हो। मालती लगातार हंसती जा रही थी और टूटी फूटी उखड़ सी बोली में अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक मालती ने हंसना बंद कर दिया और गंभीर होकर झटके से दरवाजे की ओर देखा। रेखा को ऐसा महसूस हुआ जैसे मालती ने उसे देख लिया है, इसलिए वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या हो रहा है इस लड़की को? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। प्रदीप भी घर में नहीं है। मुझे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा। रेखा नीचे आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन रह रह कर हंसना और खुद को घुर कर देखना याद आ रहा था।
रेखा अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी बैठी थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा? घर में तो बस मालती और मैं ही है। दरवाजे पर होती दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण रेखा पसीने पसीने हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। लगता है मालती अपने कमरे में चली गई है। एक बार जाकर देखती हूँ। रेखा दरवाजे में बने होल से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो उसे होल के ठीक सामने मालती का सफेद पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर रेखा एक बार फिर से पीछे हट जाती है। रेखा के कमरे में अचानक ही जमीन पर खून से बने पैरों के निशान बनने लगते हैं और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। रेखा को इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे अपने होने का एहसास दिला रहा है, जो रेखा को यह बताना चाहता है कि दरवाजा बंद कर लेने से वह उसे अंदर आने से रोक नहीं सकती। डर ने रेखा के दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। रात मानो सदियों से भी लंबी हो गई थी। उसके लिए किसी तरह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब प्रदीप घर लौटता है तो रेखा उससे काफी बेचैन महसूस करती है। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? माँ, मालती घर पर आ गई है क्या? अरे वह गई ही कहाँ थी जो लौटकर आएगी? मेघा के बारे में तो तू बात ही मत कर। जो मैंने कल रात देखा ना, अगर तुझे पता चला तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या बात कर रही हो? क्या देख लिया आपने कल रात ऐसा? मालती कल रात घर में तो थी नहीं, फिर आपने देख क्या लिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। घर में नहीं थी तो कहाँ थी? पूरी रात घर में ही थी और क्या क्या किया है ना उसने कल रात में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी तरह भगवान का नाम लेकर रात बिताई है मैंने। अरे माँ, आपके सामने ही ना कल मैं मालती को अपने साथ शादी में लेकर गया था। पूरी रात वो मेरे साथ ही थी। फिर पता नहीं अचानक सुबह 4 बजे कहाँ गायब हो गई। मैंने उसका फोन भी मिलाया, लेकिन वो शायद अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो मैं सीधा घर चला आया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सच है क्या भ्रम है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तू तो अकेला शादी में गया था ना, और ये मालती पूरी रात यहाँ घर में ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे उसके कमरे में, वो पागलों की तरह हंस रही थी और फिर उसके बाद आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी। जानवरों की तरह गुर्रा रही थी तेरी बीवी। मुझे तो ये सब कुछ और ही चक्कर लगता है। कैसी बेतुकी सी बातें कर रही हो? अरे एक ही इंसान एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? ये सारी कंफ्यूजन मालती के कारण ही हो रहा है ना। कहाँ है वो? उसी से पूछते हैं कि वो कल रात को कहाँ थी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस घर में कोई मालती का बहरूपिया घुसा है? कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर, जहाँ पर डबल रोल होंगे और वो हमारे घर में घुस आएगा? अरे अपने कमरे में है और कहाँ जाएगी? माँ की बात सुनने के बाद प्रदीप तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाता है तो देखता है कि कमरे में रखी आराम कुर्सी लगातार हिल रही है। मालती, मालती। कमरे में जाकर प्रदीप के मालती मालती पुकारने पर लगातार हिल रही आराम कुर्सी अचानक से रुक जाती है। अरे कोई नहीं है ऊपर कमरे में, कमरा खाली पड़ा है और आप कह रही हैं कि वो कल रात भर से अपने कमरे में ही है। माँ, हमें मालती को ढूंढना होगा। वो आखिर ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? अरे क्या जरूरत है अपशगुनी लड़की को ढूंढने की? मुझे तो लगता है वह इंसान नहीं, कोई चुड़ैल है। जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले भी मैंने इसे एक ही समय पर 2 जगह देखा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है खुद ही चली गई, पीछा तो छूटा इस मुसीबत से। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मालती मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कोई चुड़ैल नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। मैं जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलो, अब वही कोई उपाय बताएंगे। मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। रेखा और प्रदीप पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या सुनाते हैं। बाबा आंख बंद करके कुछ देर साधना में लीन हो जाते हैं।
तुम्हारी बहू के पास समय बहुत कम है। कल अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है, और तेरी बहू जिस शक्ति के प्रभाव में है ना, वह तो वैसे भी बहुत ताकतवर है। लेकिन बाबा, मेरी पत्नी तो लापता है, उसका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? ठीक है, चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद रेखा और प्रदीप के साथ बाबा उनकी हवेली पर पहुंचते हैं और हवेली के अंदर आने के बाद कुछ देर तक वहां बैठकर मंत्र साधना करते हैं। तुम्हारी पत्नी यहाँ कहीं आसपास नहीं है, लेकिन कहाँ है ये जानने के लिए मुझे अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा निर्जन घर है जहाँ आना जाना ना हो? हाँ बाबा, याद आया, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत पुरानी हवेली है जिसे लोग चौसर वाली हवेली कहते हैं। सालों से वहां कोई नहीं रहता। शादी के बाद जब मैं मालती को पहली बार घर लेकर आ रहा था, तब उसने जिद करके उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की थी। मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी और कुछ देर के लिए हवेली के अंदर चली गई थी। बस अब मुझे समझ आ गया कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ था। तुम्हारी पत्नी उस हवेली में अकेली नहीं गई थी। जब उसने वहां कदम रखा, तभी उस हवेली में रहने वाली शक्ति उसके साथ जुड़ गई। अब वह अपने कब्जे में लेना चाहती है, और अगर हम समय रहते वहां नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए उसी शक्ति के साथ चली जाए। चलो, हमें अभी उसी हवेली में जाना होगा। रेखा और प्रदीप बाबा को उनके घर से कुछ कदमों की दूरी पर बने चौसर वाली हवेली में ले जाते हैं। पूरे गांव में ऐसी अफवाह थी कि हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वहां हर समय मनहूसियत पसरी रहती है। हवेली में रहने वाला परिवार बरसों पहले हवेली को वीरान छोड़कर यहाँ से पलायन कर गया था। बाबा, प्रदीप और रेखा हवेली में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मालती चौसर वाली हवेली में लगे झूले पर झूल रही है और लगातार हंसती ही जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बाबा नमो नारायण भगवते वासुदेवाय कहते हुए हवेली का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे मालती की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ में लाए हुए सिंदूर से वे झूल रही मालती के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए लगातार पानी की छींटे उसकी ओर मारने लगते हैं। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ते जाने के कारण मालती जमीन में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी मालती को? बाबा, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लग रहा है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा इशारे से प्रदीप को पीछे रहने के लिए कहते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कुछ देर के बाद मालती निढाल होकर जमीन में गिर गई थी। बाबा इशारे से प्रदीप को मालती को उठाने के लिए कहते हैं। प्रदीप गोद में उठाकर मालती को हवेली से बाहर निकल आता है। मालती के हवेली से बाहर आते ही बाबा हवेली के दरवाजे पर मंत्र पढ़ते हुए एक नक्शा सूत्र बांध देते हैं और एक धागा मालती के गले में भी पहना देते हैं। प्रदीप मालती को लेकर अपने घर लौट आया था। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रहे, मालती तो क्या, गांव की कोई भी महिला इस हवेली के आसपास ना आने पाए। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था। इस हवेली में एक शक्तिशाली चरित्र का साया है। आपका समय अच्छा था, जो सही समय पर मैं आपको मिल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतने दिनों से जो आप लोगों को भ्रमित करके भटक रहा था, वह एक जिन्न था जो आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आप शायद जानते नहीं, जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते।